स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, हमने जो श्रृंखला स्टार्ट की है एसएससी जीडी का, आज उसका 4th क्लास है। तो जो लोग लगातार अपने रेगुलर इसमें कमेंट कर रहे हैं या लगातार क्लासों को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपना एक प्रकार से प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है। और जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स का मैं उसको बताते चलता हूँ, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है उसको तो मैं बता ही रहा हूँ, और ज़रूरी भी है। इसको आपको पढ़ने से आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, कल कुछ लोगों के कमेंट थे तो उनका मैं पहले बता दूँ। नितिन पाल आर्मी, इन्होंने कल क्वेश्चन किया था, तो इसने बताया कि मेरे 12 क्वेश्चन सही है। तो 25 में से 12 क्वेश्चन है, कल के थोड़ा क्वेश्चन टफ थे। और इसी के साथ सनवीर पाल, दोनों का 12-12 क्वेश्चन सही थे। फिर इस प्रीत, जिसका ईसा 60 में नाम है, इसने लिखा है थैंक यू सर, आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो इसको जो मैंने कल समझाया था यूनिवर्स और स्पेस में डिफरेंस, तो इसको समझ में आ गया है, तो बहुत बढ़िया। और इसका एक कमेंट है कि सर मुझे थोड़ा सा उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में बता दीजिए। तो उसको बता रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट का है, वो भी उसको समझा देते हैं कि क्या मामला है। विशाल पाल ने लिखा है बहुत अच्छा, तो वेरी गुड, धन्यवाद। ईसाप्रीत उसने लिखा है कि मेरा 22 क्वेश्चन सही है। ईसा का 22 क्वेश्चन सही है, 22 नहीं 20 क्वेश्चन सही है। अगर 20 क्वेश्चन सही है 25 में, तो मान के चलिए कि बहुत अच्छे हैं। फिर सरोज सिंह का प्रैक्टिस करवाते रहिए सर, नाइस सीरीज है, तो धन्यवाद। विशाल ने लिखा है कि सर मेरा 13 सही है, तो बहुत अच्छा, 13 सही है। तो फिर हमारे एक भाई साहब हैं, इन्होंने कमेंट किया है अच्छे क्वेश्चन है, तो उनको भी धन्यवाद। सुपर ब्रदर्स वेरी वेल सर, तो धन्यवाद। और दिया है कि ह्यूमन मैन मेड है या नेचुरल है, तो मानव भाई नेचुरल है। मानव को थोड़ी बनाता है, और लैंगिक क्रिया के माध्यम से एक बच्चा पैदा जरूर होता है, लेकिन ये नेचुरल है, ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल है। मानव नेचुरल है, ये मैन मेड नहीं कहलाता है। फिर रवि कुमार का 16 सही है, तो बहुत अच्छा। फिर आर्मी वाले का इनका 19 सही है, तो जिनका सही है। फिर इसी प्रकार से सभी कमेंट है। चलिए हम आते हैं, अब थोड़ा सा बात समझा लेते हैं। कल जो उसका क्वेश्चन था कि देखिए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, अगर मैं दुनिया की बात करूं तो ये दुनिया जो है, जानते हैं मैंने बताया था कि हम इस दुनिया को 2 भागों में बांट के मुख्य तौर पे विश्व की राजनीति समझते हैं, एक पूंजीवादी और एक समाजवादी। इस प्रकार से हमने बताया था कि कुल 7 महाद्वीप है। अपना एशिया इधर है, तो एशिया की इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, जापान के बगल में, इधर बगल में जापान है, और इधर एक बड़ा सा देश चीन है, इधर कौन है, रसिया है, और अमेरिका यहाँ पर है। मामला है क्या कि 1945 के बाद जब चौधरी बना था अमेरिका, तो चौधरी बना था तो क्या कैसे बना था, जापान पे परमाणु बम छोड़ दिया था। जापान पे परमाणु बम छोड़ दिया था। जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार रूस और अमेरिका एक ही तरफ लड़ रहे थे, तो और उस वक्त जापान जो था विपक्ष में था, तो जापान हार गया। तो जापान का इस पर 1910 के समय से ही जो कोरिया जो था चीन से सटा हुआ, इस पर अधिकार चल रहा था। किसका? इस पर अधिकार चला था जापान का। तो अब जापान हार गया, तो इसका मतलब है कि अब रसिया और अमेरिका ने लड़ाई जीता है। इससे पहले रसिया से सटा हुआ जो एरिया था, तो रसिया और अमेरिका जो जीते हुए थे, इन्होंने क्या किया कि कोरिया को दो भागों में बांट लिया। ऊपर वाले को नॉर्थ कोरिया, नीचे वाले को साउथ कोरिया। और ये जो घटना घटी थी, जो आज़ादी मिली थी उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को 15 अगस्त 1947, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, उसी दिन ये दोनों भी आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त 1947 को ही उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ही। अब चूंकि अमेरिका, मैंने कहा कि एक ऐसा बदमाश देश है जो कि पूरी दुनिया में आपस में लोगों को लड़ाता रहता है। ये पूंजीपतियों का देश है। पूंजीपति का मतलब ऐसा देश है जहाँ पर देश की संपत्ति, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला है कि इनका मानना है कि देश की सारी संपत्ति कैसी होनी चाहिए, किसके हाथ में होनी चाहिए, जिनके पास ज्ञान कौशल बुद्धिमानी है या जिनके पास पैसा संपत्ति, उसके हाथ में होनी चाहिए। और रसिया कैसा है? समाजवादी है, जिसका मानना है कि संपत्ति सिर्फ कुछ व्यक्तियों के हाथ में ना होकर देश की सरकार के हाथ में रहे, और सरकार जब चाहे तब इनको सभी व्यक्तियों के बीच में समान रूप से बांटे। तो 2 विचारधारा है, ये समाजवादी विचारधारा है और ये पूंजीवादी अमेरिका। तो दोनों ने, इन दोनों को, कोरिया को, ऊपर वाले को उत्तर कोरिया, नीचे वाले को साउथ कोरिया, ऊपर वाले पे रसिया का, नीचे वाले पे अमेरिका का अधिकार हो गया दोनों पे। लेकिन हुआ क्या कि बाद में इधर जो रसिया है, ये भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, मिला जुला का थोड़ा सा रूस के करीबी मामला है। इन्होंने क्या किया कि रूस और चाइना ने मिलकर उत्तर कोरिया को चढ़ा बढ़ा के दक्षिण कोरिया पे आक्रमण करवा दिया 1953-54 के वक्त में, 1953-54 के वक्त में। लेकिन इस पर लगभग दक्षिण कोरिया पूरा अधिकार कर लिया उत्तर कोरिया ने। फिर बाद में उत्तर कोरिया ने, दक्षिण कोरिया की मदद करने के लिए कौन आगे आया? अमेरिका आगे आया। तो अमेरिका ने लगभग इनको खदेड़ करके पूरे यहाँ के सेना को कहाँ तक भगा दिया? उत्तर कोरिया, मतलब दक्षिण कोरिया को लगभग एक तरीके से आज़ादी दिला दी। तो एक तरीके से बस ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में चौधरी बनने के लिए कहीं पर रूस तो कहीं पर अमेरिका, ये दोनों बदमाशी करते रहते, पूरी दुनिया में आपस में लोगों को लड़ाते रहते। तो बस ये पूंजीवादी और समाजवादी के कारण झगड़े चल रहे हैं। तो नीचे वाला समझ लेना कि पूंजीवादी के कारण यानी
अमेरिका का वर्चस्व अपना यहाँ पे स्थापित करना चाहता है और ऊपर वाले पे रसिया और चीन, बस यही इन दोनों का मामला है। और वर्तमान में जो आप लोगों ने किम जोंग उत्तर कोरिया का जो है किम जोंग, वो इसलिए इतना उछल रहा है क्योंकि उसके साथ रसिया का साथ है, नहीं तो अमेरिका उसको कब को बेचारा समाप्त कर दिया होता। तो इसलिए बस वो उछल रहा है क्योंकि उसके साथ कौन है, रसिया है। इतना आप लोग ध्यान रखिए। चलिए हम आते हैं आपके क्वेश्चन पर। अगर ना समझ में आए तो फिर बोलिएगा, इस पर डिटेल से वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि लंबा वीडियो है, इस पर इसका इतिहास समझाना, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है 26 नंबर का। भारतीय उपमहाद्वीप में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? ऑप्शन है कव्वाली, दूसरा है तीज गीत, सी है बसंत गीत, चौथा है कजरी। आप लोगों को एक चीज़ नहीं समझ में आता होगा कि ये जो सूफी है ये क्या होता है। अगर आप लोगों ने एक गाना सुना होगा कि एक ख्वाब सुना हुआ, ये एक प्रकार का सूफी है। सूफी का मतलब इस्लाम धर्म में जा लीजिए कि वो लोग ईश्वर को नहीं मानते और अपने आप को मानते हैं कि ईश्वर अलग चीज़ है और हम जगत जो है हमारा अलग चीज़ है। वो ईश्वर से अपनी समानता नहीं दिखाते। अगर वो लोग उनमें जो अगर कोई व्यक्ति क्रिश्चियन धर्म, यहूदी धर्म या इस्लाम धर्म में अगर किसी ने ईश्वर से अपनी तुलना की, मतलब ईश्वर से प्रेम की बात की, तो इसका मतलब है कि वो महामूर्ख माना जाएगा। और बाकी अपने हिंदू धर्म में तो ईश्वर से लोग शादी भी करते हैं। तो दोनों धर्म के सिद्धांत अलग अलग है। तो इस्लाम धर्म में जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम कर लेता है और ईश्वर के प्रेम में गीत गाने लगता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है सूफी, या उसे कहा जाता है रहस्यवादी। इस्लाम धर्म में उसे बहुत गलत मानते हैं। इस्लाम धर्म में उसे क्या कहते हैं, बहुत गलत मानते हैं। तो चूंकि उनमें भी कुछ व्यक्ति हिंदू धर्म से सीख लिया है, सूफीवादी हो गए हैं। जैसे मीराबाई ईश्वर से प्रेम करके गीत गा रही है, तो हम लोग चूंकि अपने में तो हम कहते हैं भक्ति कालीन ये गायिका है, लेकिन इस्लाम धर्म में उसे क्या कहा जाएगा, सूफी कहा जाएगा। जो ईश्वर के नाम पर, ईश्वर से प्रेम करके, अल्लाह से प्रेम करके गीत गाते हैं, उसे कहा जाएगा सूफी। तो भारत में इससे कौन उत्पन्न हुआ है, तो इससे उत्पन्न हुआ है कव्वाली। कौन है, कव्वाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य के साथ सत्य के मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ट्रूथ मतलब सत्य के साथ, की आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा है भाई? महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी। इनमें से कौन ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि 1927 में क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। 1927 में इसको प्रकाशित किया गया था। फिर एपीजे अब्दुल कलाम का आप लोगों ने एक प्रसिद्ध सुना होगा कि जो मिसाइल पे है ना, फायर विंग, द फायर विंग जो पुस्तक है इनकी है, अब्दुल कलाम की। और जवाहरलाल नेहरू का तो जानते हैं पुस्तक कौन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत फेमस है। फिर उसके बाद है भारतीय संविधान का नागरिकता पर धारा किस देश से संविधान से प्रेरित है? मतलब भारत में नागरिकता जो है, नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? फ्रांस से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से। तो जानते हैं कि अमेरिका से तो लिया नहीं जा सकता क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब है कि एक तो अमेरिका की आपको लेनी पड़ेगी नागरिकता, और दूसरा वहाँ पर जो 50 राज्य है, अब जिस राज्य में रहने वाले वहाँ की भी नागरिकता है, यानी वहाँ पर दोहरी नागरिकता चलती है। जबकि अपने भारत में इकहरी नागरिकता, और ऐसी व्यवस्था कहाँ चलती है? ब्रिटेन में। तो भारत में जो नागरिकता वाला प्रावधान लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन, इंग्लैंड को कहा जाता है। फिर उसके बाद है खालिस्तान है। फिर प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवड़ी होती है। रेतीली भी होती है और प्रकृति में कैसा होता है, लवड़ी होती है। तो ये कौन से मिट्टी के अंदर गुड़ है? तो जलोढ़ मिट्टी के अंदर, काली मिट्टी के अंदर, मखराला को ये हिंदी में कहते हैं लेटेराइट मिट्टी, इंग्लिश में बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी, या शुष्क मिट्टी, शुष्क मिट्टी। इनमें से कौन ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है शुष्क मृदा। शुष्क मृदा में दोनों को गुड़ मिलते हैं, दोनों गुण मिलता है। मतलब वो रेतीला भी होता है और साथ ही साथ कैसा होता है, तो ये होता है लवड़ीय भी होता है, लवड़ी। फिर उसके बाद आता है कि सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन योग्य नहीं है। विमोचन योग्य नहीं होता है, तो कौन विमोचन योग्य नहीं होता है? कर रसीदें, प्रत्यक्ष रसीदें, राजस्व रसीदें या अप्रत्यक्ष रसीदें। देखिए थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इकोनॉमिक्स, मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया नहीं है, अभी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, थोड़ा आगे चल के पढ़ाएंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कठिन है इकोनॉमिक्स, तो बाद में थोड़ा शुरू करेंगे, थोड़ा अभी पहले सरल सब्जेक्ट शुरू किया है। तो इसका सही ऑप्शन है राजस्व रसीदें, राजस्व रसीदें। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में युवा मामलों और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? देखिए अब ये क्वेश्चन पुरानी हो चुकी है, 2019 का करंट अफेयर्स था अब चूँकि, लेकिन इसका आंसर अब बता देते हैं। ऑप्शन था राज्यवर्धन सिंह राठौर, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, विजय गोयल। तो इसका सही ऑप्शन था राज्यवर्धन सिंह राठौर था। अब ये पूछेगा नहीं, इसको मत याद रखिएगा। फिर आगे है लक्षद्वीप द आइलैंड में स्थित है। मतलब लक्षद्वीप जो आइलैंड है, आइलैंड का मतलब द्वीप, आइलैंड मतलब क्या होता है? द्वीप। जो लक्षद्वीप ये द्वीप है, ये कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में। तो ये कहाँ पर स्थित है?
तो ये अरब सागर में। अगर देखिए इसमें ऑप्शन तो दिया क्या है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, बंगाल खाड़ी। हिंद महासागर के ही भाग है अरब सागर और बंगाल खाड़ी। ऐसे तो ये ऑप्शन, ये तो क्वेश्चन ही गलत होना चाहिए, इसका ऑप्शन ही गलत होना चाहिए। जब हिंद महासागर दिया तो अरब तो सही होना नहीं चाहिए, अगर अरब दिया तो हिंद नहीं देना चाहिए, लेकिन दोनों दिया है। लेकिन इसका आयोग ने सही आंसर माना था किसे, अरब सागर को, तो आप लोग भी इसको अरब सागर मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हिंद महासागर के भाग कौन है, अरब सागर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2018 तक भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने थे। ये आ सकता है गुरप्रीत सिंह, सुनील छेत्री, वाईचुंग भूटिया, IM विजयन। तो जानते हो कि भारत में बहुत बड़ा ये फुटबॉलर खिलाड़ी है, भारत का बहुत नामी ये खिलाड़ी है, विश्व में भी नामी है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ऑप्शन सही है सुनील छेत्री। कौन सही है, सुनील छेत्री। फिर नेक्स्ट है, पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और खर्च को संदर्भित करती है। अगर आप दिन प्रतिदिन के कार्य को करने के लिए जो खर्च करते हैं, सिंपल से मतलब वो पूछ रहा है, उस पूंजी को क्या कहा जाता है, स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, मानवीय पूंजी या भौतिक पूंजी। दिन प्रतिदिन के कार्यों को इसे कहते हैं कार्यशील पूंजी। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में सब्जी दाल चावल के लिए जो रोज़ खर्च करते हैं, इसे कहते हैं कार्यशील पूंजी। अगर लेकिन आपने पैसे से ज़मीन खरीद लिया तो ये ज़मीन जो आपने खरीदा, ये पूंजी ऐसी है जो आपको लॉन्ग टर्म में वो पैसा वापस दे के जाएगी, इसे कहेंगे स्थायी पूंजी। तो ऐसी पूंजी जिनको हम लोग दिन प्रतिदिन खर्च के लिए यूज करते हैं उसे कहते हैं कार्यशील पूंजी, या किसी बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्च करते हैं उसे कहते हैं कार्यशील पूंजी। क्वेश्चन है, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो विषाणु, उसका आंसर जो इसके पहले वाला था उसका आंसर तो बता दिए हैं कि कार्यशील पूंजी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बायोलॉजी, पैथोलॉजी, पेडोलॉजी, वायरोलॉजी। तो जानते हैं कि विषाणुओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वायरस। तो वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी। क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी कहा जाता है। फिर उसमें एक शब्द आया है पेडोलॉजी, यानी जिसमें मृदा की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, यानी मिट्टी की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी। फिर उसके बायोलॉजी तो जानते हैं जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं बायोलॉजी। फिर एक है पैथोलॉजी, पैथोजन। पैथोजन का मतलब जो बीमारी उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं उनको कहते हैं पैथोजन। और तो जिनमें बीमारी को उत्पन्न करने के कारणों, लक्षणों इन और मतलब बीमारी उत्पत्ति के कारणों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पैथोलॉजी। तो सुना है ना कि पैथोलॉजी, बहुत बार देखा होगा कि लिखा रहता है कि ये पैथोलॉजी सेंटर, ये पैथोलॉजी सेंटर। पैथोलॉजी सेंटर में क्या होता है कि आपके ब्लड निकाल कर उसमें बीमारी उत्पन्न करने वाले उन जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं पैथोलॉजी। फिर आगे है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। गांधी इरविन समझौता, रोलेक्ट, सविनय अवज्ञा, असहयोग, भारत छोड़ो। तो पता होगा कि 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। तो उस वक्त कौन सा आंदोलन चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जिसे कहा जाता है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन तो 1920 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1900, भारत छोड़ो 1942 में हुआ था, और असहयोग 1920 में, सविनय अवज्ञा 1931 में, और उसके बाद रोलेक्ट, ये तो जानते हैं कि 1919 में ये घटना घटी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परिसंचरण, निस्पंदन, शुद्धिकरण, डायलिसिस। एक क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर में शुद्ध और रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ये कार्य हृदय करता, नहीं, ये कार्य कौन करता है, किडनी करता है। ये कार्य किडनी मतलब जिसे गुर्दा कहा जाता है, वृक्क कहा जाता है। तो अगर कभी हमारे शरीर में किडनी बेकार हो जाए तो देखिए उस डायलिसिस उसे कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का जो किडनी होता है, किडनी में छोटी छोटी जो नलिकाएँ, पेशियाँ जो होती हैं, पेशियाँ जो उसमें छोटी छोटी नलिकाएँ फैली होती हैं, उन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन। अगर किसी व्यक्ति की किडनी में नेफ्रॉन खराब हो जाए तो इसका मतलब किडनी का जो कार्य था कि ब्लड में जितनी भी अशुद्धियां हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, या जितनी भी अशुद्धियां जो छानने का कार्य करता है, वो कार्य अब ब्लड में नहीं हो पाएगा, जिससे कि ब्लड क्या होता चलेगा, गाढ़ा होता चला जाएगा और शरीर के लिए बहुत बड़ा हानिकारक बन जाएगी। तो ऐसे समय में शरीर में क्या किया जाता है कि शरीर को अगर आप सुरक्षित रखना है तो आपके शरीर में ब्लड को आपको शुद्ध करना ही पड़ेगा, और आपकी किडनी बेकार हो चुकी है। तो ऐसे में डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको बुलाएंगे और 15 दिन के लिए बुलाएंगे और 1500-2000 रुपये
बहुत खर्च महंगा होता है, तो आपके शरीर में से ब्लड को क्या कर दिया जाता है, निकाल कर शुद्ध किया जाता है, शुद्ध करके आपके शरीर में ब्लड चढ़ाया जाता है। इसी घटना को कहा जाता है डायलिसिस। इसी घटना को क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है, जो कि एक महंगी प्रणाली है। ये इसके माध्यम से किसी व्यक्ति को 2 साल 4 साल 6 साल जितना भी हो सके उतना दिन जिलाया जा सकता है। बहुत लंबे समय तक नहीं जिलाया जा सकता, लेकिन जिलाया जाता है। तो इस घटना को क्या कहता है, डायलिसिस कहा जाता है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन था डायलिसिस। फिर है, जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 370 के तहत, 100 के तहत, 11 के तहत, 12 के तहत। ऐसे अब ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है, अभी आएगा नहीं, क्योंकि जानते हैं कि जिस अनुच्छेद के तहत 370 के तहत इनको विशेष दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को, अब वो अनुच्छेद क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। पूरी तरीके से नहीं समाप्त किया गया है, उसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे उसे जो विशेष राज्य का दर्जा देता था, अनुच्छेद 370 के अंतर्गत से उस प्रावधानों को हटाया गया। अगर आपसे कहीं कोई पूछ ले कि अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, तो नहीं, उसके अंदर जो विशेष प्रावधान किए गए थे वो हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है, रोम, प्रस्फुटन, सीलिया या रंध्र? क्या कहा जाता है उसे? उसे कहा जाता है रंध्र कहा जाता है। उसे क्या कहता है, सही ऑप्शन इसका है रंध्र, स्टोमेटा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, स्टोमेटा। सीलिया जानते हो कि जो यूकैरियोटिक एक कोशिकी जीव होते हैं, उनमें एक प्रकार से संवेदी अंग होता है, इससे संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए सीलिया पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, जो जीव पाए जाते हैं उनके अंतर्गत। एक प्रकार से इससे चलने का भी कार्य करते हैं वो। फिर उसके बाद है, अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। किस अर्थशास्त्री ने? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, रघुराम राजन ने, अमर्त्य सेन ने, अभिजीत विनायक बनर्जी ने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन है अमर्त्य सेन। 1998 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, कई बार पूछा है। और 1999 में इन्हें क्या मिला था, भारत रत्न। तो क्वेश्चन पूछ सकता है भारत रत्न के बारे में भी। तो चूँकि इनको जानते हैं कि लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं? तो भोटिया, गद्दी चरवाहे, शेरपा, गुज्जर, बरकवाल। जम्मू कश्मीर में इनमें से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो भोटिया जानते हैं कि ये मिलता है कहाँ पर, सिक्किम में, और सिक्किम इधर उत्तराखंड इस समय पाया जाता है। फिर उसमें से गद्दी चरवाहे ये जम्मू कश्मीर नहीं पाया जाता है, शेरपा ये भी नहीं पाया जाता है, गुज्जर बरकवाल जो होता है ये जम्मू कश्मीर के मुस्लिम कुछ जनजातियाँ होती हैं, मुस्लिम जनजातियाँ हैं जम्मू कश्मीर में। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है, मतलब जिसको सबसे अधिक पीट कर क्या किया जा सकता है, ताना जा, सबसे पतली परत बनाई जा सकती है, निम्नलिखित में से किसकी? ऑप्शन है लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, सोना। तो किसकी सबसे पतली परत बनाई जा सकती है? इनमें से लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा और सोना। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये है सोना। कौन है? सोना। बहुत सबसे पतली से पतली परत बनाई जा सकती है अगर किसी धातु की, तो वो कौन है? सोना है। फिर है, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? दिल्ली में, जयपुर में, गुजरात में, आगरा में। इसको बनाया था सवाई राजा जय सिंह ने। सवाई राजा प्रताप जो था 1799 में बनाया था। उस राजा का नाम क्या था? तो उसका नाम था, इसमें से सही ऑप्शन है इसका, उन्हें कहाँ पर बनाया था? तो सवाई राजा जय सिंह ने बनाया था इसे जयपुर में। कहाँ बनाया था? जयपुर में, ये पड़ता राजस्थान में। फिर भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लो, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, ये इस पदक्रम में सर्वोच्च है, सबसे सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? उच्चतम न्यायालय, ग्राम पंचायत, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। कौन है सबसे ऊंचा? तो इसका तो आपको पता है सभी को, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय जिसे कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? और हमने बताया था इसको, इसीलिए अंग्रेजों ने हराया था। टीपू सुल्तान, अरविंद घोष, एनी बेसेंट और बदरुद्दीन तैयबजी। फ्रांसीसी क्रांति से कौन इसमें से प्रभावित था? तो इसका सही ऑप्शन है टीपू सुल्तान, जिससे बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था 1799 में, जिसकी हत्या किए थे, हत्या मतलब हरा दिए थे, मर गया था। फिर आगे है, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? उपनदी मतलब सहायक नदी नहीं है, कौन नहीं है?